हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल टॉप टेस्ट सीरीज। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी मैंने ये चैप्टर इसलिए चुना क्योंकि हम जब आगे करंट, चार्जेस और जब पावर सिस्टम जैसी चीज़ों में हम आयोनाइजेशन जैसी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले से ही रूबरू हो जाएं। तो ठीक है, आज मैं आप लोग को थोड़ा सा 10th तक का रिवीजन भी करवाऊंगा और कैसे इलेक्ट्रिकल का बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर भी करवाऊंगा। आइए देखते हैं। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, ऐसी कोई सी भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसका कोई मास हो। ठीक है, मैटर किस चीज में क्लासिफाइड होते हैं? 3 चीजों में। आपको पता होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, अब मैटर को हम 2 चीजों में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है मिक्सचर्स, दूसरा होता है प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं फिजिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? फिजिकल कॉम्बिनेशंस, of 2 or more elements or compounds। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि सैंड एंड सॉल्ट या तो फिर सैंड एंड आयरन। ठीक है, ये हो गया मिक्सचर्स हमारा। मतलब कि हमने इसे फिजिकली कंबाइन किया है और इसे हम फिजिकली सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि सैंड और आयन में से अगर आप ऊपर से मैग्नेट क्रॉस करें, जो ये मिक्सचर है उसमें से अगर ऊपर से मैं आयन बार एक क्रॉस करूं तो सारे जितने भी आयन पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब और ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है क्या? आखिर ये हैं प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कंपाउंड्स को। कंपाउंड्स क्या है? इट इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल H2O। अब अगर आप इधर ध्यान से देखें, वाटर क्या है? H2O। वो क्या है? कंपाउंड। यहां पे एक एटम है ऑक्सीजन का और 2 एटम है हाइड्रोजन का। एक एटम ऑक्सीजन का, 2 एटम हाइड्रोजन का, तीनों मिलके बना दिए एक वाटर का मॉलिक्यूल। और ये एक क्या है? पूरा एक मॉलिक्यूल है। और ये एक मॉलिक्यूल किसको डिनोट कर रहा है? इस वाटर के कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं आप? मतलब कि वाटर एक कंपाउंड है और उसका एक मॉलिक्यूल बना है 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स जैसा कि दिख रहा है कि प्योर सब्सटेंसेस है। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस विच कैनॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज्ड। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस which cannot be further broken down। अगर आप याद करें तो हम केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे। पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ते थे कि हम ये सारा का सारा जो भी उसमें लिखा हुआ था वो था हमारा एलिमेंट्स। ठीक है, अब
एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमारे बनते हैं मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब मैं इसे समझाता हूं कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब ये एंड टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। मतलब कि यहां पे हमने देखा ही था कि एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पे, और वो बना किससे? दो एटम से। अब आप बोलेंगे कि सर मॉलिक्यूल से तो छोटा एटम है, पर एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर आपसे पूछा जाए द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज नथिंग बट अ मॉलिक्यूल। अब यहां पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वहां पे एक एटम था ऑक्सीजन का, दो एटम थे हाइड्रोजन के। तो जो मॉलिक्यूल बनता है वो किससे बनता है? वो बनता है हमारे एटम से। तो अभी देखिए हमने कैसे जर्नी तय की। हमने पहले पता किया कि मैटर होता क्या है। मैटर वो होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज अ मैटर। और वो कितने टाइप के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, सारे ही मैटर में आ जाते हैं। मैटर अब दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिक्सचर। मिक्सचर्स क्या होते हैं? फिजिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। और फिर दूसरा होता है प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस में हमने उसको डिवाइड किया दो चीजों में, एक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या थे? केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। फिर एलिमेंट्स थे प्योर सब्सटेंसेस, और ये दोनों, अब हमारे ये दोनों बनते हैं मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स से छोटा क्या आता है? एटम्स, ठीक है। अब यहां से हमारा मेन एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट होता है। तो मतलब कि सारा का सारा चीज जो भी बना हुआ है वो कहां पे आके रुका? हमारा एटम से। एटम ही है सारा की रूट। तो अगर मैं ये लिखूं कि एटम्स आर द डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ मैटर और एन एलिमेंट, तो ये कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम एटम के बारे में डिस्कस करें, एटम्स, ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इट इज द डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट। अब ये हमारा एटम दिखता कैसे है? एटम को चलो फिगर बनाते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ठीक है। अब तो यहां पे हमें क्या क्या दिख रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिख रहे हैं, और इस रीजन को मैं नाम देता हूं न्यूक्लियस। और फिर ये क्या हो गया हमारे? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है, इसको, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, पर इसे हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और फिर ये हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट स्लैश शेल, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? वैलेंस शेल। ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एटम का।
एटम ऐसे दिखता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज द डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या आता है अपना, न्यूक्लियस आता है इट इज अ न्यूक्लियस, ये वाला रीजन, ये एक डेंस रीजन होता है। ठीक है, इट इज अ डेंस रीजन विच कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब सबसे खास बात ये होती है कि हम बचपन में पढ़े थे एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट ये आता कहां से, न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम। ठीक है, तो न्यूक्लियस डिफाइंस द एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम। ये हो गया, यहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब एक एक चीज को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, आइए। फिर न्यूट्रॉन क्या है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। ठीक है, न्यूट्रॉन इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, ये हो जाएगा 1.675 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, सॉरी 1.675 इंटू 10⁻27 kg। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब कि ये इसमें कोई चार्ज ही नहीं होता न्यूट्रॉन में। ठीक है, अनचार्ज और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहां तक था न्यूट्रॉन के बारे में बात कि इसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल N से। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन होता है अनचार्ज, मतलब उसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। अब आगे प्रोटॉन की बारी। ठीक है, प्रोटॉन क्या है, अब हमने एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ा कि एटॉमिक वेट इज डिफाइंड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस डिफाइन करता है हमारा एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक नंबर भी हमने बचपन में पढ़ा था। एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब इट डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मास ऑफ प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन की जितना ही बड़ा मास होता है इसका 1.672 इंटू 10⁻27 kg। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये होता है 1.6 10⁻19 कूलम्स, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। यहां तक थी हमारी प्रोटॉन की बात। अब आता है हमारा इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक मिनट, प्रोटॉन इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। ये वाला पॉइंट भी ऐड करेंगे। प्रोटॉन इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। ठीक है, नेक्स्ट थिंग,
इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इसका भी इट इज डिनोटेड बाय E माइनस। ठीक है, कैसे डिनोट किया मैंने, E माइनस से। ठीक है, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kgs। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप एक चीज देखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स आउट टू बी 1836। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम्स ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1836। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो सबको पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। मतलब कि जो चार्ज प्रोटॉन का था पॉजिटिवली चार्ज था, उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, बस वो नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब ये देखने वाली बात है कि हमारा जो न्यूट्रॉन था वो था अनचार्ज, प्रोटॉन था वो था पॉजिटिवली चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और ये था नेगेटिवली चार्ज। अगर इन दो सबको ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारा आता है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब कि वो अनचार्ज बन जाता है। अब एक और खास बात कि इनिशियली, मतलब एक एटम में इनिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ये कब का केस है, ये तब का केस है जब वो कोई भी केमिकल फॉर्मेशन में नहीं हिस्सा लिया है, तब नंबर इनिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को हम और भी अलग तरीके से डिनोट कर क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वैलेंट इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लाई करते हैं। अब जो हमारा देखिए, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है वैसे ही अर्थ जैसे रिवॉल्व करता है सन के आसपास, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करता है और साथ में स्पिन भी करता है। तो फिर वैसे ही हम बात करते हैं अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। देखिए, ये एक ऑर्बिट हुआ, ये दूसरा ऑर्बिट हुआ। अभी इस एटम के लिए ये वाला ऑर्बिट आउटर मोस्ट में है। ठीक है, तो इस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे केमिकल फॉर्मेशन के लिए, या फिर जो भी हमारा केमिकल बॉन्ड बनता है वो होता है इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बॉन्ड। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे केमिकल बॉन्ड के। अब एक हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, देखिए, अब जैसे समझिए कि एक क्लास है, बेंचेस लगे हुए हैं,
कुछ ऐसे बैक बेंचर्स होते हैं या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट बेंच में बैठते हैं, ठीक है। अब टीचर का फोकस हमेशा सामने वाले बच्चों पे रहता है, तो कुछ बच्चे जो पीछे बैठ गए हैं उन पे उनका अटेंशन टीचर का या फोकस नहीं जा पाता, तो अब वहां पे वो कुछ भी चाहे कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल चलाएं या चाहे टिफिन खाएं। तो वैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो होते हैं, पर जो न्यूक्लियस का पुल होता है या फोर्स होता है वो उस चीज को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, तो वो लूजली अटैच्ड होते हैं अपने ऑर्बिट से। और अगर मान लीजिए कि ये एक एटम है, यहाँ पे एक और एटम आता है, थोड़ा सा भी उस एटम का पुल ये थोड़ा सा भी अपने तरफ फोर्स अट्रैक्ट करता है, तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे जो लूजली अटैच थे एटम से, वो निकल जाएंगे वहां अपने ऑर्बिट से, ठीक है। और फिर वो ये ऑर्बिट से निकल के वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, ठीक है। इसको मैं नाम भी दे देता हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताने का मेन इंटेंशन मेरा ये था कि यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो करंट के फ्लो होने के कारण होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा केमिकल बॉन्ड के लिए जरूरी होता है, वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा करंट फ्लो करवाने के लिए, ठीक है। इसमें लिखते हैं आउटर मेटल हैविंग 1 or 2 electrons on the outermost orbit which are loosely attached ठीक है। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो। अब ये कैसे होते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो यहां तक हमारा बात हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन का। अब आयोन और आयोनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आयोन और आयोनाइजेशन, अब हमने पहले ये बात किया था कि एक किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो एक एटम जो है वो होता है अनचार्ज या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब अगर ऐसा क्या हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब कि ऐसे कौन से कोई भी कंडीशन में जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अगर पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन दोनों 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से चार्ज थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब दोनों के होने से वो टोटल जो सम आ रहा था पूरा चार्ज का वो हो जा रहा था 0। अगर मेरे पास 5 प्रोटॉन हो गए या 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब कि व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस या तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो एटम जो होगा वो चार्ज हो जाएगा, मतलब कि वो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या तो फिर वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ही हमारा एटम चार्ज होता है तो वो दो चीजों में क्लासिफाई हो जाता है, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। कैटायन कैसे बनते हैं? कैटायन बनते हैं उनसे अगर हमारा एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन को देता है, तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब कि whenever atom loses an electron, it gains positive चार्ज, ठीक है। अब अगर यहां पे एनायंस में अगर हमारा एटम
gains an electron and becomes negatively charged। ठीक है, तो मतलब कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिवली चार्ज हो गया एटम, तो वो हो गया हमारा कैटायन। अगर वो एटम को इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो वो बन गया हमारा एनायन। अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो ये हो जाएगा हमारा Na+, ठीक है, और Fe2+। ये सब क्या थे हमारे वो एलिमेंट्स थे जिन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव साइन अपने पास रख लिया। वैसे ही सल्फाइड या तो फिर फ्लोराइड, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, ये थे हमारे एग्जांपल्स ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब तो फिर आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन कुछ नहीं, इसी प्रोसेस का नाम है। मतलब कि पहले एटम था हमारा अनचार्ज, अब एटम का आयन बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन। सो इट इज द प्रोसेस, एटम के आयन बनने का प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। अब मैं इसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फ्यूचर में मैं जब पावर सिस्टम पढ़ाऊंगा या कुछ और सर्किट ब्रेकर को डील करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि वेपर गेट्स आयोनाइज्ड, या तो फिर जो उसका मीडियम है वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आयोनाइज्ड मतलब होता क्या है। आयोनाइजेशन मतलब कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का, एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स का देना या लेना जिससे वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज बन जाए। ठीक है, वो होता है आयोनाइजेशन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा क्या स्टेट करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो अगर मान लीजिए कि इस एटम के पास कुछ एनर्जी थी, ठीक है, उस एनर्जी में से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया इसको, ठीक है, तो मतलब जितनी एनर्जी थी उससे 1 इलेक्ट्रॉन और देने से इसके पास एनर्जी बढ़ गई, पर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जितनी एनर्जी मैं इसको दूंगा उतनी एनर्जी इसको मुझे वापस देनी होगी। मतलब कि जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और उस एनर्जी रिलीज को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ऑन गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, atom releases energy known as ionization potential। वैसे ही अगर एटम लीव करता है ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, एटम गेन्स एनर्जी, तो उसे हम बोलेंगे नोन एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर आयोनाइजेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पहले डिस्कस किया कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। मैटर का क्लासिफिकेशन डील किया हमने। मैटर का क्लासिफिकेशन डील करने के बाद हमने सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के उसके बारे में डिस्कस किया जो था एटम। एटम में हमने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया। हमने ये जाना कि एटम जो था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जो कि अनचार्ज था। अब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस के बारे में डिस्कस किया। अगर वो दोनों अनइक्वल हो गए तो हमारा एटम या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या तो फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर अनइक्वल होने के लिए या तो उसे गेन करना पड़ेगा या तो फिर उसे लूज करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन को।
ठीक है। अब उस गेन और लूज करने वाले प्रोसेस को ही हम क्या नाम दिए, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के बाद अब हमारा टॉपिक आता है चार्ज। तो मेरा मेन मकसद था यहां तक पहुंचने का। अब चार्ज हमारा पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज तो हो गए थे, आयंस और कैटायंस मिल गए थे हमें। अब क्या होता है कि अगर किसी भी बॉडी पे, किसी भी बॉडी के सरफेस पे अगर चार्जेस हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप करते हैं अपने आसपास। ठीक है, मतलब कि एटम पहले अनचार्ज था, वो चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद वो जिस भी बॉडी में है उसके ऊपर अपने चार्जेस ले लेगा। चार्जेस क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाएंगे। उस फील्ड के कारण अगर मान लो कोई और बॉडी है जिसमें भी दूसरे अलग टाइप के चार्जेस हैं, मतलब एक अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाया है, उधर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करेंगे। जैसे कि हमारा एग्जांपल था कि बचपन में जैसे हम स्केल या बलून रगड़ते थे सर पे, और जैसे ही वो पेपर्स के पास लाते थे तो पेपर्स अट्रैक्ट होते थे। वो इसलिए होता था क्योंकि इन्हीं जैसे ही हम रब करते थे उस बलून को या स्केल को अपने हेड पे, तो चार्जेस डेवलप हो जाते थे उसकी बॉडी पे। अब जैसे ही चार्जेस डेवलप हुए वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट किया अपने आसपास, और जैसे ही वो पेपर्स के पास आया तो उसके जो चार्जेस थे वो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, और दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक जब फील्ड एक दूसरे के आसपास आए तो वो एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप किया, इसलिए हमारे पेपर अट्रैक्ट हो जाते थे। अब तो मैं ये बोल सकता हूं कि चार्जेस आर द इलेक्ट्रिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी of any atom due to which a body experiences a force। ठीक है, चार्जेस वो थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। एटम कैसे बना था, वो एनायन बन के चार्ज हो गया था। ठीक है, वो प्रॉपर्टी थे जिसके कारण बॉडी एक्सपीरियंस करता है फोर्स को। अब ये तो हमारी बात हो गई चार्जेस के ऊपर। अब अगर देखा जाए तो की फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं चार्जेस के। पहला, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम्स। जो कि डिनोटेड होता है हमारा C से। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। स्मॉल क्यू कब यूज करते हैं, कैपिटल क्यू कब यूज करते हैं? स्मॉल क्यू तब यूज करते हैं जब हमारा जो चार्ज है वो टाइम वेरिंग है, मतलब वक्त के साथ बदल रहा है, तो हम स्मॉल क्यू यूज करेंगे। अगर वो चार्जेस टाइम के साथ फिक्स्ड हैं तो हम उसे कैपिटल क्यू बोलेंगे। अब चार्जेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिख सकते हैं आप, चार्जेस आर कंजर्व्ड। मतलब कि चार्जेस के हमने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाई था, जिसमें वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, जो ये कहता है चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो अगर ऐसा है तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में नंबर ऑफ जो चार्ज होंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, मतलब जो सम ऑफ चार्जेस रहेगा उस इलेक्ट्रिक सर्किट का वो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। राइट, ये हो गया हमारा
चार्जेस आर कंजर्व्ड का मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग कि टोटल जो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो कांस्टेंट रहेंगे, राइट। मतलब कि अगर हमारे पास Q1 और Q2 था, अब अगर कुछ चेंजेस लाया मैंने इलेक्ट्रिकल सर्किट पे तो चार्जेस हो गए Q1 डैश और Q2 डैश। अब पर जो ये जो चेंजेस के बाद भी नंबर ऑफ चार्जेस जो थे वो हमारे सेम रहेंगे, राइट। अब लास्ट पॉइंट, की पॉइंट्स में ही चार्जेस के बारे में, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, मतलब कि नेचर में जितने भी हमारे चार्ज प्रेजेंट होते हैं, नेचर में हमारे जितने भी चार्ज प्रेजेंट होते हैं वो हमारे इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। मतलब कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, ठीक है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अब इसका मतलब क्या था कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। एक इलेक्ट्रॉन हमारा होता है 1.6 माइनस इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो चार्ज प्रेजेंट है वो होते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, वो सबको अगर मिला दोगे तो एक हमारा चार्ज आ जाएगा, ठीक है। या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो सब मिलके ही हमारा एक चार्ज डिसाइड करेंगे कि उस बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस बॉडी का चार्ज कितना होगा, वो उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो क्या रहेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल, राइट। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अब लास्ट में हमने चार्जेस के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि क्या क्या उसकी की पॉइंट्स होती हैं। अब लास्ट में एक फन फैक्ट डिस्कस करते हैं हम चार्जेस का, कि आप मुझे ये बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 माइनस इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज को प्रोड्यूस कर रहा है। अब मतलब कि 1 कूलम कितने चार्ज को प्रोड्यूस करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत होंगे 1 कूलम के लिए, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स टू 6.28 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के लिए मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अगर मैं ये पूछूं कि 1 कूलम के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, तो ये हमारा यूनिटरी मेथड से, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, वैसे ही क्या बोल सकते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल टू 1/-1. ये तो माइनस तो मैग्नीट्यूड का डिनोट, हमारा पोलैरिटी डिनोट कर रहा है, पर हम तो अभी यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे सिर्फ। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स अब इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे, ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो वो कितना डिनोट करेंगे, 1 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और इस 1 कूलम के लिए मुझे जरूरत पड़ेंगे 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे अगले वीडियो पे इसी फन फैक्ट के ऊपर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।